अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। सिर्फ और सिर्फ वहां क्या काम कर रही है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के अंडर अगर कोई ऑब्जेक्ट आके गिरेगा सरफेस पे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल में गिर गया। डन है। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो यहां कहीं सेंटर आ गया। ये अर्थ का एक सरफेस मान लेते हैं फिलहाल के लिए अपने हिसाब से, और यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट गिरता है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे आके गिरेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पे सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, पहली बात तो गिर क्यों रहा है? ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। ग्रेविटेशनल पुल कहां से आ गया? अर्थ से। क्यों? अर्थ के पास, अर्थ का मास ज्यादा है। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में एक फोर्स है, वो तो कहीं लिखा ही नहीं था कि अर्थ सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ पता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं कि नहीं? तो अगर मैं आसमान से जमीन के ऊपर कूद रहा हूं तो जमीन भी तो मेरे पे आके चिपक सकती है, मैं ही क्यों नीचे गिरूं? है ना, जमीन ऊपर आ जाए, होना चाहिए कि नहीं? जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कैसे हो सकता है? फोर्स का तो सीधा एक ही फॉर्मूला है बेटा। देखो, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M ऑफ E। M E मतलब मास ऑफ अर्थ, MO लिख लेते हैं इसे, MO मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है? R, और ये हाइट मान लेते हैं h। तो दोनों केसेस में चाहे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मानो या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मानो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, लेकिन कहानी का फर्क कहां आता है? मास। मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया फैक्टर उतना ज्यादा होगा, इनर्शिया फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मूवमेंट उतना मुश्किल होगा, उसका मूवमेंट जितना मुश्किल होगा पर दूसरे वाले का तो मूवमेंट होगा ही उस वक्त। अब समझ रहे हो? जैसे कि अगर मान लो यहां से मैं भाग के दीवार के टक्कर मार देता हूं, मैंने कहा जितनी मैंने फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स दीवार पे लगी और दीवार ने मेरे पे लगाई, तो अगर मेरा सर फूटा तो इसका भी कुछ फूटना चाहिए, नहीं फूट रहा है, वो स्ट्रांग ही बहुत है, उसका इनर्शिया फैक्टर बहुत है, वो तो कहीं नहीं हिल रहा, मैं टकरा के पीछे गिर जाऊंगा। समझ रहे हो? अगर मैं भाग के इसके टक्कर मारता हूं तो मैं टक्कर मार के मैं इस साइड गिर जाऊंगा। क्यों? इसका इनर्शिया फैक्टर बहुत ज्यादा है। इनर्शिया फैक्टर अगर नहीं होता तो मैं जोर से, मैं मान लो CID वाला दया होता तो मैं यहाँ पे कंधा मारता, दीवार टूट के उस साइड, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता सारा, मेरी लगी हुई फोर्स साथ में वर्क डन भी कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं अर्थ को अपनी तरफ खींच भी रहा हूं, अर्थ भी मुझे सेम फोर्स के साथ खींच रही है। अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर मेरी फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इतना कम है कि मैं भाग के अर्थ के ऊपर चिपक जाता हूं। समझ में आई है बात? अब आती है बात, चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि मैं ही अर्थ के ऊपर गिरूंगा, अर्थ मेरे ऊपर नहीं गिरेगी।